Yes, hello everyone. Welcome to this LPT YouTube channel. Myself प्रदीप भारती. हम बात करेंगे DILR सेक्शन के बारे में. कैट में DILR का सेक्शन क्या है. सो इंट्रोडक्शन टू DILR इन कैट. सो देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों के एनालिसिस देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, तो मोस्ट डिफिकल्ट जो सेक्शन निकल के आता है वो है DILR का सेक्शन. सो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डिफ़िकल्टी तो हर किसी पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, बट अगर आप कट ऑफ को स्कैन करें, अगर आप ये देखें कि परसेंटाइल स्कोर 99 परसेंटाइल स्कोर एक जो डिसेंट स्कोर होता है, कि अगर आपको IIM में जाना है, IIM A B C में जाना है, लखनऊ जाना है, इंदौर जाना है, तो आपको वहाँ से कॉल कब मिलेगा, जब आपके हर एक सेक्शन में एक अच्छा स्कोर होगा. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 99 परसेंटाइल एक अच्छा स्कोर है लोगों के लिए. बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, टारगेट होता है, और नो डाउट एक अच्छा स्कोर है. तो 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए किस सेक्शन में कितने मार्क्स चाहिए, मैं इस सेक्शन में की बात करूँगा स्पेशली. तो अगर कम मार्क्स पे आपको 99 मिल रहा है, तो मतलब ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो सेक्शन डिफ़िकल्ट सेक्शन है, नो डाउट. सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन जो पिछले कुछ सालों में रहा है लोगों के लिए. तो स्टार्ट करते हैं पिछले सालों के एनालिसिस के साथ. तो यहाँ पे मैंने पिछले 7 साल के एनालिसिस आपके सामने लिखे हैं. 2018 से लेकर के कैट 24 तक, 2024 तक का ये मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस लिखा है. देखो, 2018 में जब कैट होता था तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, और टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेटली 1/3 मतलब 32 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस सेक्शन DILR, और 1/3 टाइम जो टोटल 3 घंटे का टेस्ट होता था उसमें 1 आवर का जो सेक्शन होता था 60 मिनट का. और यहाँ पे पैटर्न जो होता था कि यहाँ पे चार क्वेश्चन के 8 सेट हुआ करते थे. 8 सेट हैं LR के, DI, उसमें LR हो सकता है, DI हो सकता है. तो 8 सेट्स, 8 सेट हैं, 4 क्वेश्चंस ईच के. और ये देखो, यहाँ से आपको पता लगेगा कि कितना स्कोर आपको चाहिए होता है. तो 40 से 42 के आसपास का स्कोर चाहिए. देखो यहाँ पे होता है +3 -1, +3 -1, तो 96 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन है. तो 96 में से अगर आपके 40-42 के बीच में अगर मार्क्स है तो आपको एक 99 परसेंटाइल का स्कोर आपका आ जाएगा. अब ये रेंज क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग स्लॉट में, यहाँ पे 2 स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट में ये पेपर होता था. तो अगर डिफ़िकल्ट स्लॉट है आपके स्लॉट में, पेपर का अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ जाएगा. मतलब आपको कम मार्क्स मिला, आपको 40 मार्क्स मिला तो भी आपको 99 परसेंटाइल आप स्कोर कर पा रहे हैं. जो डिफ़िकल्ट वाला है, ठीक है, उसमें कम मार्क्स पे आपको 99 मिल जाएगा. जो इजी वाला रहा तो उसको ज़्यादा मार्क्स पे 99 मिलेगा. तो ये इसलिए मैंने रेंज लिखा है. अगले साल का एनालिसिस देखते हैं. 2019 में सेम रहा पैटर्न. 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 32 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/3, 32 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, 60 मिनट का टाइम, 8 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच. बट स्कोर यहाँ पे देखेंगे 48 से 50 के आसपास की रेंज में ये रहा, जो 96 में से आपको स्कोर करना पड़ा 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए. आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल कम हुआ होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया पेपर. चलिए अगले साल की बात करते हैं, 2020. देखो, हर साल ये एवॉल्विंग रहा है, कई बार सिचुएशंस की वजह से, कई बार कैट का नेचर है एवॉल्विंग. वो हर साल कुछ ना कुछ अपडेशंस करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, और आप प्रेडिक्शंस नहीं लगा सकते. ये पहले से कहीं भी डिक्लेयर नहीं होता है. आप ये सोचेंगे कि इस साल ये नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा था कि 100 क्वेश्चंस आएंगे इतने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इस साल भी नहीं लिखा होगा. इनका नेचर नहीं है. ये कभी भी आपको पहले से बताएंगे नहीं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने, कितने सेक्शन, कौन से सेक्शन होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस, कितना टाइम, नथिंग विल बी गिवन प्रायर टू यू. सो 76 क्वेश्चंस वर देयर. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था 2020 में कोविड वॉज देयर, तो 3 के बजाय 2 के बजाय 3 स्लॉट्स में ये पेपर कराना पड़ा. मतलब पहले मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट होते थे, फिर बाद में ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग स्लॉट में ये पेपर होने लगा. तो 3 स्लॉट में पेपर हुआ था. 76 क्वेश्चंस, मतलब 2 घंटे का टाइम था, तो 100 नहीं देंगे नो डाउट. तो 76 क्वेश्चंस थे. उस 76 में से 24 क्वेश्चंस इस सेक्शन से, मतलब DILR का सेट था, अप्रॉक्सीमेटली अगेन 1/3, और टाइम भी 1/3, मतलब 2 घंटे में से 40 मिनट के तीनों सेक्शन से, तो 40 मिनट का ये सेक्शन रहा. यहाँ पे सेट्स हर बार जो 8 सेट आया करते थे, यहाँ पे 3 सेट्स आपको ये और 2 सेट्स ये, मतलब 3 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चन ईच एंड 2 सेट्स ऑफ 6 क्वेश्चन ईच, मतलब 12 क्वेश्चन प्लस 12. सो दिस इज हाउ दैट मेक्स 24 क्वेश्चन. 72
क्योंकि 24 क्वेश्चन है, तो 72 में से 32 से 34 के बीच में आपको एक अच्छा स्कोर बोला जाएगा जो 99 परसेंटाइल आपको दिला सकता था। नेक्स्ट ईयर 2021 अगेन ये थ्रू आउट अभी भी 3 स्लॉट में ही कैट होता है, अगले साल भी 3 स्लॉट में हुआ, 2 घंटे का पेपर हुआ। शायद उन्होंने फिर कुछ एनालाइज किया होगा कि ये जब 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम दे रहे थे 3 घंटे में, तो 2 घंटे में यानी 2/3 टाइम में 76 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गया, शायद उन्होंने कुछ ऐसा एनालाइज किया और ये क्वेश्चंस फर्दर रिड्यूस टू 66 क्वेश्चंस, जो 2/3 के आसपास है 100 का, क्योंकि टाइम भी 2/3 आपको मिल रहा है। सो 40 मिनट में 66 क्वेश्चंस, 66 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन में मिले, मतलब LRDI के सेक्शन में 20 सवाल मिले, क्वांट में 22 मिले, 24 क्वेश्चंस VRC में, ये पैटर्न रहा यहाँ पे। तो इस सेक्शन में DILR में 20 सवाल सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिला है। आउट ऑफ इस 40 मिनट्स में आपको अगेन 4 सेट्स मिले। देखो पिछले साल यहाँ पे 5 सेट थे, 2 सेट जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 3 सेट जिसमें 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 5 के बजाय 4 सेट्स मिले। 2 सेट्स ऑफ 6 क्वेश्चन ईच, 2 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चन ईच, मतलब दिस इज हाउ 8 + 12 20 क्वेश्चंस मेक। अभी यहाँ पे 66 का हो गया टोटल, 60 का हो गया ये टोटल। तो 60 में से आपको 27 से 30 क्वेश्चंस आपको स्कोर करने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल बनाने के लिए। अगले साल 22 में सेम पैटर्न रहा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइम, बट अगेन सेट्स में फिर से चेंज किया उन्होंने। यहाँ पे 4 सेट्स जो 4 या 6 क्वेश्चंस के थे, अभी सारे सेट्स इन्होंने 5-5 क्वेश्चंस के बना दिए, 4 सेट्स 5 क्वेश्चंस ईच। 29 से 31 का स्कोर आपको चाहिए। आप देख रहे हैं हर साल ये करीब करीब जो मैं देख पा रहा हूँ, एनालाइज कर पा रहा हूँ, तो 45 से 55%, क्योंकि बोर्ड्स में आप यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में परसेंटेज ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं परसेंटाइल के बजाय, तो मैं ये बोलूँगा कि 45 से 55% के आसपास ये आपका स्कोर होना चाहिए टू गेट 99 परसेंटाइल स्कोर, क्योंकि 96 है तो 48 का मतलब 50%, तो ये 45 से 55% के बीच में मार्क्स चाहिए। इतना परसेंटेज स्कोर अगर आपका है तो 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ के यूज्ड हैं तो उनको लगता है कि यार 45%, 50%, 55% निकालना बहुत मतलब आसान है, क्योंकि लोगों के 70%, 80%, 90% मार्क्स आते हैं बोर्ड्स में और यूनिवर्सिटीज़ में। बट यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ 55 से 45% स्कोर करना है, तो इतना स्कोर आपको 60 में से चाहिए होगा। चलिए 23 में कैट में 66 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, 40 मिनट का सेक्शन था, अगेन सेम पैटर्न रहा, 4 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, और 28 से 30 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा था। अगेन 24 जो रिसेंट जो अपन ने कैट अगर बात करें तो जो लास्ट ईयर नवंबर में कैट हुआ है, उसमें थोड़ा सा फिर से सरप्राइज किया कैट ने, यहाँ पे 66 के बजाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, 66 से 68 क्वेश्चंस वर देयर, और ये जो 2 क्वेश्चन है वो क्वांट में नहीं बढ़े, VRC में सेम क्वेश्चन रहा, बट ये 2 क्वेश्चंस बढ़े LRDI इसी सेक्शन में, और वो 22 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, तो 66 मार्क्स का यहाँ पे रहा। टाइम सेम रहा 40 मिनट का, और यहाँ पे इस बार सेट्स में भी चेंज करा, 4 के बजाय 5 सेट्स वापस से आ गए जो 2021 में मिला था, तो 3 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच एंड 2 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच। सो दिस इज हाउ इट मेक्स 22 क्वेश्चंस। तो 66 में से 36 से 38 का स्कोर वाज अ गुड स्कोर, जो 99 परसेंटाइल दिला पा रहा है लोगों को। तो दिस इज हाउ कि पैटर्न आप देख सकते हैं पिछले 7 साल में किस तरह से पैटर्न चेंज किया है। हर साल कुछ ना कुछ नया आपको दिख जाएगा। सो अनप्रेडिक्टेबल है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी होगी जब भी आप इस सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ये सेक्शन एक्चुअली क्या है। DILR इसका नाम है, DILR। DI का मतलब क्या है? DI का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? डेटा आपको गिवन है, सो डेटा इन फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ टेबल, चार्ट्स, इस तरह के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ आपको डेटा दिया जाएगा, आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस सेक्शन टेस्ट योर एबिलिटी टू एनालाइज द डेटा, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर मैनेजर्स, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, डेटा को एनालाइज करते आपको आना चाहिए, तो आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उस पर बेस्ड। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे रहेगी, थोड़ा कैलकुलेशंस भी
आपको एनालिसिस और कैलकुलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको जब इस तरह के सेट्स आप सॉल्व करेंगे, जब आपको क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्या बेसिक स्किल सेट आपको चाहिए? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप क्वांट में पढ़ते हैं। रेशियोज़ के एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेशंस पे आप यूज टू होने चाहिए, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आपको समझ में आना चाहिए। 1/6 का मतलब 16.66 है। आपको अगर 7/12 फ्रैक्शन बन रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए 1/12 का मतलब 8.33 है। तो 7/12 का क्या मतलब है? 7 × 8.33। और यू कैन ब्रेक इट इंटू 6/12 प्लस 1/12, ये 50% और ये 8.33, तो ये 58.33%। तो आपको ये चीज़ों से यूज टू होना पड़ेगा। आपको परसेंटेज कैलकुलेशंस, रेशियोज, एवरेजेस, फ्रैक्शंस को कंपैरिजन, ठीक है। एक फ्रैक्शन मेरे को लिखा है ये 19/26, दूसरा फ्रैक्शन मैंने लिखा 39/45। अब मुझे कंपैरिजन करना है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, ठीक है। तो रेशियोज को, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, और ये सब चीज़ें हैं जो आपको डीआई में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको डेटा दिया है, उसको एनालाइज करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं। दिस इज़ व्हाट डीआई इज़। किस तरह के टॉपिक्स आते हैं यहाँ पे? तो आप देखिए टेबल्स पे बेस्ड, टेबल मतलब एक ग्रिड फॉर्म में आपको डेटा दिया है, रोज में, कॉलम्स में। हो सकता है किसी कंपनी के पिछले 6 साल के आपको सेल्स और एक्सपेंडिचर्स का डेटा दिया हो, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बार ग्राफ मिल सकते हैं आपको, वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, स्टैक्ड बार, अलग अलग टाइप के बार ग्राफ्स होते हैं। लाइन ग्राफ पे बेस्ड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। लाइन ग्राफ अप डाउन में चेंजेस क्या हो रहे हैं, किस तरह से अपन उसको रीड करेंगे। पाई चार्ट्स पे, डोनट चार्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैसलेट्स आता है। कैसलेट्स में यूजुअली आपको कुछ डेटा दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ सम पैराग्राफ, सम जैसे आप आरसी करते हैं उसी तरह से, और आपको उसमें कुछ डेटा दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन होंगी, उसके बेसिस पे आपको अगले 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, ठीक है। रडार ग्राफ, रडार काइंड ऑफ आप स्पाइडर वेब जैसा एक डायग्राम होता है। स्कैटर्ड ग्राफ जहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स से आप प्लॉट करते हैं। बबल चार्ट, ठीक है, इस तरह के बबल्स पे बेस्ड अलग अलग साइज उनकी ये मैटर करती है, उससे आपको डेटा समझ में आना चाहिए। एरिया चार्ट होता है, ठीक है, जब आपको इस तरह के ग्राफ में इसका एरिया रीड करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कैट जैसे एग्जाम्स में मिलेंगे। कैंडल चार्ट, कुछ लोग अगर स्टॉक मार्केट वगैरह एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे भी ये कैंडल स्टिक्स आपको मिलती हैं। वेन डायग्राम में आपको इन्फॉर्मेशंस देता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है 2 सेट्स पे बेस्ड, 3 सेट्स पे बेस्ड और इवन 4 सेट्स पे बेस्ड वेन डायग्राम में आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। सो ये अलग अलग टाइप के डेटा प्रेजेंटेशंस हैं जहाँ पे किसी न किसी फॉर्मेट में या तो आपको डेटा गिवन है, हो सकता है कई बार आपको डेटा सिर्फ कैसलेट्स में दिया है, आपको खुद से वेन डायग्राम बनाना है, खुद से टेबल बनाना है, या हो सकता है कि आपको कुछ क्वांट बेस्ड है तो आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है, बट उस डेटा को समझना है, उससे इंटरप्रिटेशन समझना है, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो सिमिलरली इसी के साथ क्लब है दूसरा सेक्शन एलआर, ठीक है। तो डीआई के साथ साथ एलआर है। एलआर क्या होता है? देखो, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज अ टेस्ट एरिया दैट असेस द नेचुरल थिंकिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट। आप कितना लॉजिकली सोच पाते हैं चीज़ों के बारे में, कितना आप एनालिटिकल स्किल्स लगा सकते हैं। सो इस सेक्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई स्टैंडर्ड कोई थ्योरी नहीं है प्रेस्क्राइब्ड कि आपको थ्योरी लिख के हम 4 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स ये बता दें कि ये चीज़ें पढ़ लो। देखो, जब आप क्वांट पढ़ते हैं, जब आप टॉपिक्स लाइक आपने एक SICI का सवाल बना रहे और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर टाइम पीरियड माइनस प्रिंसिपल फॉर्मूला है, आपको प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पीरियड पता है, आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल कर रहे हैं क्वांट में, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बोट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, लीनियर और सर्कुलर रेसेस के क्वेश्चंस कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। तो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि यस, ये 4, 6, 8, 10 चीज़ें हैं इस टॉपिक में जिन पे क्वेश्चंस बार बार आए हैं। टाइम ऑफ वर्क है तो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे वो पाइपन सिस्टम बना देगा। बट जब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में ऐसी कोई प्रेस्क्राइब्ड थ्योरी नहीं है, कुछ फॉर्मूले नहीं है कि ये 4 फॉर्मूले हम रट लेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको कोई फॉर्मूला, कोई स्पेसिफिक रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको चीज़ों में आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उससे आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस लगाने हैं।
ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, सिंस एलआर डज नॉट हैव एनी फ्रेमवर्क टू फ्रेम क्वेश्चंस पजल्स और पजल्स, कैंडिडेट नीड टू बिल्ड अप लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स बाय गेटिंग एक्सपोजर टू एज मैनी डिफरेंट सिचुएशंस एज पॉसिबल। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे डील करते हैं चीज़ों के साथ, वो आपको आना चाहिए। कुछ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अब तक देखे गए हैं, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि गेम्स एंड टूर्नामेंट पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट्स क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है, पॉइंट सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। इस पे बेस बहुत सारे अलग अलग पजल्स बनते हैं। रूट एंड नेटवर्क पे बेस क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको एक लेट्स से कि एक नेटवर्क बनाया हुआ ट्रैफिक फ्लो का नेटवर्क हो सकता है, कि एक पाइपलाइंस के थ्रू लेट्स से कि एक रिफाइनरी से ऑयल सप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो अलग अलग चीज़ों के रूट्स और नेटवर्क्स और उसमें फ्लो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी पजल्स बनाई गई हैं अब तक। क्वांट बेस्ड, मैथ्स पे बेस्ड पजल्स बनती हैं। लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट, जब लोगों को सर्कल में बैठाते हैं, एक टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठाते हैं, उस टाइप के पजल्स बनाए जा सकते हैं। फ्लो चार्ट पे बेस्ड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, फ्लो ऑफ वर्क है, टास्क अलग अलग है, वो कंप्लीट करने हैं। ग्रिड अरेंजमेंट, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आपको खुद से टेबल बनाना पड़ेगा, चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब्स पे बेस, क्यूब पेंट करने वाले, काटने वाले टाइप के क्वेश्चंस देखे गए अलग अलग एग्जाम्स में। सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ टीम, एक बाय फॉलोइंग सम गिवन कंडीशंस, कि ए विल नॉट कम अनलेस सी इज देयर, ठीक है, बी विल नॉट कम इफ ई इज देयर, ऐसे कुछ कुछ कंडीशंस दे करके उनका टीम फॉर्मेशन करना है, सिलेक्शन करना है, रैंकिंग करनी है, लोगों को कंपेयर करना है उनकी एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से। ये सब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, शेड्यूलिंग जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपको बोला कि ये 6 लोग हैं, इन 6 लोगों के ये 6 प्रोफेशन हैं, ये 6 अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, इन 6 लोगों के पास ये कार है। अब ये वाला बंदा जिसका प्रोफेशन है, ये इस सिटी में नहीं रहता बट इसके पास ये वाली कार है। अब आपको ये अरेंज करना है कि इस बंदे के पास कौन सी कार है, कौन सी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, किस सिटी में रहता है। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, अलॉटमेंट है। शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम्स बनती हैं, जब आपको एक 7 लेक्चर्स हैं, वो एक लेक्चर लेने वाले हैं, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सुबह पढ़ाता है, शाम को नहीं लेता है, ये दोनों टाइम लेता है, ये वीक के 4 दिन अवेलेबल है, ये 2 दिन अवेलेबल है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे रीजनिंग पे प्रॉब्लम्स बनती हैं। अब पिछले 7 सालों को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, टाइम के बारे में, 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए कितना स्कोर चाहिए उसके बारे में। सिमिलरली यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज भी सबका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कि अब तक जो मुझे दिखा है, जो मैंने देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे टेबल पे मुझे 47 क्वेश्चंस दिखे हैं पिछले 7 साल में। अगर आप पिछले 7 साल का देखेंगे तो आप पिछले 5 साल में 3 स्लॉट में एग्ज़ाम हुआ है, तो 15 स्लॉट, 15 पेपर कैट के वो मेरे पास हैं। और उससे पहले के जो 2 साल हैं उसमें 2 स्लॉट हुए तो 4 पेपर वो है, तो 19 कैट के पेपर मैंने उठाए पिछले 7 सालों में। 19 पेपर हुए, हर साल 3 पेपर होते हैं 3 स्लॉट्स में, तो पिछले 5 साल से 3 स्लॉट मतलब 15 पेपर मेरे पास वो है। और उससे पहले के 2 साल के 2-2 स्लॉट मॉर्निंग इवनिंग के, ऐसा मिला करके 4 स्लॉट, 4 पेपर मेरे पास है। 19 पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिया है। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो टेबल्स पे 47 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बार ग्राफ्स पे 25 क्वेश्चंस मिले, पाई पे सिर्फ एक बार मिला है 4 क्वेश्चन का एक सेट, वेन डायग्राम पे अलग अलग टाइम पे कभी 4 सवाल का एक सेट, कभी 5 सवाल का सेट, कभी 6 सवाल का एक सेट मिला करके टोटल 34 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रूट एंड नेटवर्क पे अभी तक 27 क्वेश्चंस मुझे पिछले 7 सालों में दिखे हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट पे 2 सेट्स मिले हैं मेरे को 4-4 क्वेश्चंस के, 8 क्वेश्चंस। डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये टॉपिक, ठीक है। 70 क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं। ग्रिड पे, अच्छा देखो, ये मैंने पहले भी बोला है कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कोर रट के आप चले जाओगे, आप बोलोगे नहीं मैं तो ग्रिड बेस कर लेता हूँ, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। हो सकता है अगले साल एक भी सेट आपको उस पर नहीं दिखे, कुछ भी क्या हो सकता है। ये जो मैंने 15-18 टॉपिक्स लिखे हैं, एक नया चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ जाए कि अगले साल ये भी एक नया क्वेश्चन दिख गया। तो क्या आने वाला है ये हम नहीं बता सकते, क्या आया है वो हम बता सकते हैं, बट उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम थोड़ी तैयारी अपनी कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, ये सब चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए है। आपको
ये सब करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, उससे आप चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में सोचना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ उसके लिए है। तो एक आइडिया जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, शेड्यूलिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, टेबल बना करके आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं उस टेबल में। अब तक 78 क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखे। वर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको लैंग्वेज में कैसलेट्स फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। मैथ्स से रिलेटेड पजल्स जहाँ पे थोड़े बहुत क्वांट भी लग रहे हैं कुछ, ठीक है, आपको पैराग्राफ के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको अरेंज करना है, और क्वांट भी लग रहा है उसमें, कहीं कुछ रेशियो लग रहा होगा, कहीं कुछ परसेंटेज लग रहा होगा, कुछ ग्रोथ रेट लग रहा होगा, कंपनीज की ग्रोथ रेट के बारे में कुछ उसने कुछ केस स्टडी लिख के दे दिया आपको, तो वो पजल्स आपको मिल जाएंगी। अरेंजमेंट पे बेस्ड आपको 31 क्वेश्चंस दिखेंगे पिछले 7 सालों में। रडार ग्राफ पे भी 2 सेट्स दिखे हैं, 2019 में दिखा है। स्कैटर ग्राफ पे भी क्वेश्चंस दिखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस दिखे हैं, और ये एक अलग टाइप का चार्ट होता है, नेट चार्ट, जिसमें भी आपको 2 बार इस तरह के क्वेश्चंस दिखे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट ईयर्स में देखे गए हैं। ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा समझने में कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी तक जो कुछ हमने समझा उससे क्या ऑब्जर्वेशन आप ले सकते हैं, क्या चीज़ समझ में आनी चाहिए मेरे को, क्या इंटरप्रिटेशन हम लगा सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखें कि सबसे पहली तो ये एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है बहुत सारे लोगों, क्योंकि क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जब हम केजी क्लासेस में थे, जब नर्सरी में थे, तब से हमें मैथ सिखा रहे हैं और वो हम थ्रू आउट द टाइम पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है 10th के बाद एक ब्रेक ले लिया कुछ साल का, बट अल्टीमेटली फिर वो पढ़ना पड़ा। तो मैथ्स थ्रू आउट हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर, लैंग्वेज हम हर मतलब थ्रू आउट द टाइम हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बाकी जो चीज़ें आरसी हमने किया है, वोकैब किया है, ग्रामर किया है, क्वांट भी हम पढ़ते आ रहे हैं, वही फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं, वो सब क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। बट ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो लोगों के लिए अलग है। लोगों ने कभी हमारे किसी बोर्ड में, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सिलेबस में कहीं कोई रीजनिंग नाम का कोई सब्जेक्ट, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग करके कोई सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो हमारे एकेडमिक्स में ये सब्जेक्ट कहीं नहीं आता, इसलिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक गेम चेंजर है। लोगों को क्वांट में, कई लोगों का क्वांट बहुत अच्छा है तो वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ठीक है, लैंग्वेज में उन्होंने निकाल दिया, बट ये सेक्शन में वो एक भी सेट नहीं बना पाए क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन उन्होंने बनाए थे वैसा वहाँ कुछ दिखा नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सेक्शन की वजह से लोगों का स्कोर कम हो जाता है, या 2 सेक्शंस की कट ऑफ आपने निकाली, ये वाला सेक्शन रह गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे कम जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आपको बता चुका हूँ कि क्वांट में स्पेसिफिक टॉपिक हैं, स्पेसिफिक फार्मूले हैं, घूम फिर के वही चीज़ें आनी हैं। ठीक है, जब आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो, जब आप सर्कल पढ़ रहे हो, तो वही थ्योरम्स, वही प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें ऐसा कुछ प्रेडिक्शंस अपन लगा नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हम देखेंगे पिछले कुछ सालों के। तो हमें पिछले, अगर आप, मैं आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल पुराने कैट के एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि 15 साल पहले कैट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे, डीआई का एक सेट है, उसमें डायरेक्टली परसेंटेज, ग्रोथ रेट, रेशियोज पे क्वेश्चंस मिलता था। अभी रिसेंट ईयर्स में मुझे वो क्वेश्चंस बहुत रेयरली दिखता है। तो क्वेश्चंस की जो शिफ्टिंग है वो क्वांट बेस्ड से रीजनिंग बेस्ड हो रहा है। मतलब डीआई का भी सेट है नो डाउट, बट उसमें क्वेश्चंस कहीं भी क्वांट बेस्ड नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट परसेंटेज पूछ ही नहीं रहा है, वो रेशियो पूछ ही नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग बेस्ड लैंग्वेज में कहीं उलझा के रखता है। तो रीजनिंग की तरफ शिफ्टिंग हो रहा है। इवन कई बार ये लाइन ड्रॉ करना कि कौन सा सेट डीआई का है, कौन सा सेट एलआर का है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, हम कई बार डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये सेट डीआई का है कि एलआर का है। तो वो जो डीआई आ रहा है वो भी रीजनिंग बेस्ड ही देखने को मिल रहा है, तो प्योर क्वांट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। इसका बहुत बड़ा चीज़, बहुत सारे लोग जो क्वांट से पढ़ के आ रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स को एक बनाया हुआ है अपना, कि उन्होंने 10th के बाद भी मैथ्स पढ़ा है, उन लोगों को लगता है कि वो चीज़ उसके लिए आसान होगा, लेकिन ये कई बार लैंग्वेज में वो लोग उलझ जाते हैं। लैंग्वेज इस तरह की होती है कि वहाँ पे रीजनिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो दोनों के लिए, जो मैथ्स वाले लोग हैं, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन दे सकता है, अच्छा आपको दे सकता है अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। और क्या स्किल सेट चाहिए, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि डेटा एनालिसिस एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये स्किल सेट है जो आपको चाहिए होंगी, क्योंकि अच्छे मैनेजर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेटा समझ पाओ, डेटा को एनालाइज कर पाओ और लॉजिकली उस पर डिसीजन मेकिंग कर पाओ आप।
चलिए, तो क्या चीज़ है जो अभी आपको करनी है। लास्ट सेगमेंट में मैं बात करने जा रहा हूँ कि प्रिपरेशन टिप्स क्या है हमारे लिए, हमें क्या करना है जब अगर आप कैट जैसे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट विद द बेसिक एंड थोरली कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, आप ये पहले दिन मत सोचिए कि क्या आने वाला ये आपको नहीं पता है, ठीक है, बट चीज़ों को जब आप समझेंगे, डेटा को समझना शुरू करेंगे, आप टेबल बार ग्राफ पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट पे पिछले 7 साल में एक ही सवाल देखा है, बट ठीक है, फिर भी आपको वो समझ में आना चाहिए, उससे क्या इंटरप्रिटेशंस आप लगा सकते हो, किस तरह से अपन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे उस डेटा को समझने के बाद, ये आपको आना ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो बिल्कुल बेसिक के साथ आपको अरेंजमेंट की पजल्स भी बनानी है, डिस्ट्रीब्यूशन की पजल्स भी बनानी है, वेन डायग्राम भी बनाना है। तो एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करना है अपने थोरली सिलेबस को। और नई नई वैरायटीज़ जो अनकन्वेंशनल जो बन सकता है और क्या नया बन सकता है वो भी आपको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा, और किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है जो दिया जा सकता है, ये अलग अलग चीज़ों पे आपको वॉच रखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इस सेक्शन को निकालना है, इसमें अच्छा स्कोर करना है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पहले दिन से आप डिसाइड कर लीजिए कि मैंने आज प्रिपरेशन किया तो मैं आज 2 सेट बनाऊंगा, एक सेट एलआर का, एक डीआई का, ठीक है। धीरे धीरे जब एक महीने बाद हम ये 1 से 2 सेट बनाने की कोशिश करेंगे, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी। क्वांट हो सकता है आपने एक बार सिलेबस कर लिया, वीक में 3 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, चलेगा। लैंग्वेज में भी ऐसा हो सकता है, बट इस सेक्शन में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज़ आपको एलआर डीआई बनाना पड़ेगा, चाहे आप 1 सेट बना रहे हैं, चाहे 2 सेट बना रहे हैं, बट इसमें आपको डेली यूज टू होना पड़ेगा डेटा के लिए, डेटा को समझने के लिए, उससे इंटरप्रिटेशंस के लिए। तो यहाँ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उस जो पैटर्न, जो एग्ज़ाम आप देने वाले उस पैटर्न से आपको कम से कम 20 बार, 25 बार, 30 बार पास होना पड़ेगा। उसके थ्रू आपको टाइम लगा करके, घड़ी लगा करके प्रैक्टिस टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं। और हर मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या मैं इस क्वेश्चन में क्या इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर पाया कि नहीं कर पाया, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, क्या मैंने लैंग्वेज ठीक से नहीं समझी, या मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन एरर की। तो उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके एनालिसिस के बेसिस पे ही आपके अगले टेस्ट की स्ट्रेटेजी बनने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक टेस्ट लेना है और एनालिसिस करना है। चलिए, तो ये सेशन हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था एलआरडीआई सेक्शन के लिए। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ फिर से मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।